अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं सारे दोस्तों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जब आप यूट्यूब चैनल मेरा सब्सक्राइब करेंगे मुझे मोटिवेशन मिलेगी, तो इंशाल्लाह मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता रहूँगा। आज हम एलिमेंट 4.2 के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारे पास है इन्वेस्टिगेटिंग, रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग इंसिडेंट। एलिमेंट 4.2 थोड़ा लेंथी है। एलिमेंट 4.2 को इसलिए हम 3 पार्ट्स में कवर करेंगे। आज एलिमेंट 4.2 का हम फर्स्ट पार्ट कवर करेंगे। रीजंस फॉर इन्वेस्टिगेशन, कि कोई भी इंसिडेंट हम इन्वेस्टिगेट क्यों करते हैं, उसकी क्या रीजंस होती हैं। क्योंकि जितनी मर्जी हम वर्क प्लेस पे सेफ्टी दे लें तो चीज़ें फिर भी रॉन्ग हो सकती हैं, वर्क प्लेस पे हादसा हो सकता है, क्योंकि रिस्क को हम कभी भी ज़ीरो नहीं कर सकते। थोड़ी बहुत रिस्क एग्जिस्ट करती है, जितनी मर्जी हम चाहे सेफ्टी दे लें। रीजंस क्या हैं जिसकी वजह से हम इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट करते हैं। सबसे पहली जो मेन रीज़न है वो है आइडेंटिफाई द इमीडिएट एंड रूट काजेस। इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करते हुए हम उस इंसिडेंट की इमीडिएट और रूट काजेस फाइंड करते हैं। इमीडिएट काजेस अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन की वजह से होती हैं। जिस तरह के अगर वर्क प्लेस पे ऑयल की स्पिलिज हुई है तो वो ऑयल की स्पिलिज अनसेफ कंडीशन है। अगर वहाँ पे कोई वर्कर स्मोकिंग कर रहा है तो वो उसका अनसेफ एक्ट होगा। अनसेफ एक्ट मीन अनसेफ जो हम काम करते हैं अनसेफ कंडीशन को देखते हुए। तो जो इमीडिएट काजेज़ हैं वो अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन की वजह से होती हैं, जबकि जो रूट काजेज़ हैं वो मैनेजमेंट की फेलियर की वजह से होती हैं। जिस तरह के मैनेजमेंट ने ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं की, इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड नहीं की, सुपरविजन प्रोवाइड नहीं की, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट प्रोवाइड नहीं किए, परमिट टू वर्क सिस्टम इंप्लीमेंट नहीं किया, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क नहीं बनाया, रिस्क असेसमेंट वर्क प्लेस की नहीं बनाई। तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो रूट काजेज में आ जाती हैं, जो मैनेजमेंट की फेलियर की वजह से होती हैं। सबसे पहले जो मेन रीज़न है वो है इमीडिएट और रूट काजेज फाइंड करना इंसिडेंट की। फिर हमारे पास है प्रिवेंट रिकरेंस। हम इंसिडेंट को इसलिए इन्वेस्टिगेट करते हैं ताकि फ्यूचर में वो इंसिडेंट दोबारा ना हो। क्योंकि जब हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो इन्वेस्टिगेशन के थ्रू जो हमारी कमज़ोरियाँ हैं, जो हमारी खामियाँ हैं, जिसकी वजह से हादसा हुआ है, वो सारी सामने आ जाती हैं। फिर हम जो कमज़ोरियाँ हैं, खामियाँ हैं, उनको दूर करने की कोशिश करते हैं ताकि वो हादसा फ्यूचर में ना हो। फिर हमारे पास है कलेक्ट एंड रिकॉर्ड एविडेंस। हम इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन इसलिए करते हैं ताकि हम एविडेंस को कलेक्ट कर लें और रिकॉर्ड कर लें। क्योंकि अगर हम एविडेंस रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो कुछ अरसे के बाद हम चीज़ें भूल जाएंगे। जब एविडेंस हम रिकॉर्ड करेंगे तो फ्यूचर में एज अ रेफरेंस हम इन एविडेंस को यूज़ कर सकते हैं। फिर हमें पता होगा जो पिछले हादसा हुआ था उसमें हमारी ये वीकनेसेस थी, आगे हमने ये वीकनेसेस दोबारा दोहरानी नहीं है, इसलिए हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं। फिर लीगल रीजंस भी हैं, जो कंपनी का मालिक है, एम्प्लॉयर है, उसकी कानूनी तौर पे भी ड्यूटी है कि वो हादसे को इन्वेस्टिगेट करे। फिर इंश्योरेंस पर्पजेज़ के लिए, मींस के कोई हादसा हो गया है, वहाँ पे बहुत सारे लोग इंजर्ड हो गए हैं, तो उन्होंने फिर इंश्योरेंस क्लेम जब करना होगा तो इंश्योरेंस कंपनीज जो होती हैं वो इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स मांगती हैं। तो जब हम इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स उनको प्रोवाइड करते हैं तो फिर ही वो जो कंपनसेशन है, जो मुआवजा है, वो इंजर्ड एम्प्लॉय को देते हैं। इसलिए इंश्योरेंस पर्पसेस के लिए हम इंसिडेंट इन्वेस्टिगेट करते हैं। फिर हमारे पास है स्टाफ मोराल। अपने स्टाफ का मोराल इंक्रीज़ करने के लिए हम इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन करते हैं, क्योंकि अगर हम इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे तो हादसा दोबारा होगा और स्टाफ का मोराल जो है वो डाउन हो जाएगा। अगर हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे इससे स्टाफ का मोराल अप होगा। फिर हमारे पास है डिसिप्लिनरी पर्पजेज़। डिसिप्लिन को मेंटेन रखने के लिए हम इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करते हैं, क्योंकि अगर हम डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करेंगे तो हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स को हादसे का जिम्मेदार ठहराएंगे, उनको ब्लेम करेंगे, बुरा भला कहेंगे कि हादसा क्यों हुआ है, जिससे नेगेटिव कल्चर ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोट होता है। तो हमने अपने लोगों को ब्लेम नहीं करना, डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी नहीं करनी, बल्कि हमने इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करना है और हमने जो इंसिडेंट है उसकी होने की काजेज़ फाइंड करनी है ताकि वो हादसा दोबारा ना हो, और हमने डिसिप्लिन अपनी ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन रखना है। फिर हमारे पास है डाटा गैदरिंग। डाटा इकट्ठा करने के लिए हम इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करते हैं ताकि उस डाटा को हम फ्यूचर में यूज़ कर सकें, अपनी परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर सकें, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेंड्स पैटर्न्स को देख सकें कि हमारी हेल्थ एंड सेफ्टी के रिलेटेड परफॉर्मेंस कैसी जा रही है।
सो ये सारी मेन रीजंस हैं जिसकी वजह से हम हादसे को, इंसिडेंट को, एक्सीडेंट को या नियर मिस को इन्वेस्टिगेट करते हैं। फिर हमारे पास है टाइप्स ऑफ इंसिडेंट। इंसिडेंट की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। सबसे पहले हमारे पास है एक्सीडेंट, फिर है नियर मिस, फिर है डेंजरस अकरेंस, फिर है वर्क रिलेटेड इल हेल्थ। कोई भी आपसे पूछ ले एक्सीडेंट और इंसिडेंट में क्या फ़र्क है, तो सबसे पहले जो मेन फ़र्क है वो है एक्सीडेंट इज बेसिकली टाइप ऑफ इंसिडेंट। यहाँ नियर मिस और इंसिडेंट के बारे में कोई पूछ ले तो आपने कहना नियर मिस इज बेसिकली टाइप ऑफ इंसिडेंट। सो ये सारी इंसिडेंट की टाइप्स हैं, इनके बारे में अभी हम अगली स्लाइड्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास है एक्सीडेंट। एक्सीडेंट हमारे पास क्या होता है? एन अनप्लैंड अनवांटेड इवेंट। ये अनप्लैंड होता है, हमने प्लानिंग तो नहीं ना की होती कि हमने हादसा करना है। ये अनप्लैंड होते हैं, अनवांटेड, हम नहीं चाहते कि ये हादसा हो। विच लीड्स टू इंजरी, डैमेज और लॉस, जिसकी वजह से इंजरी हो सकती है, बंदे जख्मी हो सकते हैं या बंदे मर भी सकते हैं, या प्रॉपर्टी हमारी जो है वो डैमेज हो सकती है। फिर हमारे पास है इंजरी एक्सीडेंट, डैमेज ओनली एक्सीडेंट। एक्सीडेंट की भी आगे दो टाइप्स हैं। इंजरी एक्सीडेंट वेयर द अनप्लैंड अनवांटेड इवेंट लीड्स टू सम सॉर्ट ऑफ पर्सनल इंजरी इजी कॉट हैंड्स, कि कोई भी अनप्लैंड अनवांटेड इवेंट जिसमें सिर्फ बंदा अगर जख्मी हो, बंदा सिर्फ अगर इंजर्ड हो जाए तो इसे हम सिर्फ इंजरी एक्सीडेंट बोलेंगे। उसमें हमारी प्रॉपर्टी जो है वो डैमेज ना हो, उसे हम सिर्फ इंजरी एक्सीडेंट बोलेंगे। जिस तरह के कट हैंड, हैंड हमारा कट गया है, ठीक है, कोई कट लग गया हमारे हैंड पे, तो ये किस में आएगा? इंजरी एक्सीडेंट में आएगा। फिर हमारे पास है डैमेज ओनली एक्सीडेंट वेयर द अनप्लैंड अनवांटेड इवेंट leads to equipment or property damage but not personal injury, ए wall is demolished। के जो डैमेज ओनली एक्सीडेंट होता है उसका मतलब ये है कि जिसमें हमारी प्रॉपर्टी डैमेज हो जाए, पर्सनल इंजरी ना हो, लोग वहाँ पे जख्मी ना हो, सिर्फ हमारी जो प्रॉपर्टी है वो डैमेज हो जाए। जिस तरह के वॉल इज डिमोलिश्ड, कोई वॉल है वो गिर गई है, जिससे क्या होगा? हमारी प्रॉपर्टी डैमेज हो जाएगी। तो ये किस में आएगा? डैमेज ओनली एक्सीडेंट में आएगा। जिसमें सिर्फ बंदे की इंजरी हो जाए उसे हम इंजरी एक्सीडेंट कहते हैं, और जिसमें हमारी प्रॉपर्टी भी डैमेज हो जाए और इंजरी ना हो उसे हम डैमेज ओनली एक्सीडेंट कहते हैं। फिर हमारे पास है नियर मिस, एन अनप्लैंड अनवांटेड इवेंट दैट हैड द पोटेंशियल टू लीड टू इंजरी, डैमेज और लॉस बट डिड नॉट इन फैक्ट टू डू सो। नियर मिस कहते हैं बाल बाल बच जाना, बाल बाल बच जाना। ये भी अनप्लैंड होता है, अनवांटेड इवेंट होता है, हम नहीं चाहते कि ये इवेंट हो, जिसमें पोटेंशियल तो है इंजरी काज करने का, डैमेज करने का पोटेंशियल है, पर हकीकत में वो चीज़ हमें नुकसान नहीं पहुंचाती, उसे हम नियर मिस कहते हैं, जिसे हम कहते हैं बाल बाल आज हम बच गए। जिस तरह के अगर कोई हाइट पे लोग काम कर रहे हैं, अगर वो ऊपर ईंटें लगा रहे हैं और नीचे कुछ लोग काम कर रहे हैं, ऊपर से कोई ईंट नीचे गिरती है और जो नीचे काम कर रहे हैं उनको नहीं लगती, बिल्कुल उनके साथ साइड पे गिर जाती है, तो वो नियर मिस होगी। अगर उनके सर में लग जाती तो जाहिर बात है कोई इंजरी होनी थी, वो एक्सीडेंट हो जाना था। अगर उनके सर में ना लगे तो वो नियर मिस हो जाएगी, जिसे कहते हैं बाल बाल बच जाना। फिर हमारे पास है डेंजरस अकरेंस। डेंजरस अकरेंस कहते हैं कि कोई भी खतरनाक इवेंट जो ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है, a specified event that has to be reported to relevant authority by statute law, for example a major gas leak। कि कोई भी स्पेसिफाइड इवेंट, खतरनाक इवेंट जो ऑर्गेनाइजेशन की जो रेलिवेंट अथॉरिटी है उसको रिपोर्ट किया जाता है बाहर से, जो मुख्तलिफ एजेंसीज होती हैं, जिस तरह के स्टेट्यू लॉ वाले होते हैं। स्टेट्यू मीन्स स्टेट के जो लॉज इम्प्लीमेंट करते हैं, उसकी एजेंसीज होती हैं जो लॉज को इम्प्लीमेंट करवाते हैं। वो ऑर्गेनाइजेशन की रेलिवेंट अथॉरिटी को रिपोर्ट करेंगे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी खतरनाक इवेंट हो सकता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल अ मेजर गैस लीक, वो ऑर्गेनाइजेशन को रिपोर्ट करेंगे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई गैस लीक हो सकती है। जिस तरह की मुख्तलिफ जहरीली गैसेज, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और भी हैं, जिस तरह के अमोनिया वगैरह, तो वो रिपोर्ट करेंगे ऑर्गेनाइजेशन की रेलिवेंट अथॉरिटी को। या स्टेट्यू लॉ के अलावा और भी मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ होती हैं, जिस तरह के फायर वाले होते हैं, ठीक है, फायर एजेंसीज होती हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को रिपोर्ट करेंगे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आग लग सकती है। जिस तरह के पाकिस्तान में रेस्क्यू 1122 वाले हैं, वो भी एक एजेंसी है। जो बाहर से मुख्तलिफ एजेंसीज ऑर्गेनाइजेशन को रिपोर्ट करती हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई खतरनाक इवेंट हो सकता है, उसे हम डेंजरस अकरेंस कहते हैं। फिर हमारे पास है वर्क रिलेटेड इल हेल्थ। वर्क रिलेटेड इल हेल्थ का मतलब ये है
कि कोई भी जो हम काम करते हैं उस काम की वजह से हमारी जो सेहत ख़राब हो जाती है उसे हम वर्क रिलेटेड इल हेल्थ कहते हैं। अ डिजीज़ और मेडिकल कंडीशन दैट इज़ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू वर्क, मीन्स के कोई भी बीमारी या मेडिकल कंडीशन जिसका डायरेक्टली तल्लक किसके साथ होता है, हमारे काम के साथ होता है। जिस तरह के डर्माटाइटिस एज रिजल्ट ऑफ एक्सपोजर टू स्किन इरिटेंट। स्किन इरिटेंट कोई भी चीज़ हम यूज़ करेंगे, अगर उसके सामने हम एक्सपोज हो गए तो उसकी वजह से हमें स्किन एलर्जी हो सकती है। स्किन एलर्जी को कहते हैं हम डर्माटाइटिस। डर्माटाइटिस एक स्किन एलर्जी है, जिस तरह की ये नीचे आपको नज़र आ रही होगी, किसी बंदे को ये डर्माटाइटिस हुआ है। सो ये स्किन इरिटेंट्स की वजह से होता है। जिस तरह की सिमट एक स्किन इरिटेंट केमिकल है, अगर हम सिमट यूज़ करेंगे तो हमें डर्माटाइटिस हो सकता है। मीन्स कि कोई भी चीज़ जो हम हैंडल कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, उसकी वजह से जो हमारी सेहत ख़राब हो जाती है उसे हम वर्क रिलेटेड इल हेल्थ कहते हैं। ये भी एक इंसिडेंट की टाइप है। फिर हमारे पास है लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन। मीन्स के कोई भी अगर इंसिडेंट हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन की जाती है उसके मुख्तलिफ लेवल होते हैं। जिस तरह के मिनिमल है, हमारे पास लो है, मीडियम है और फिर हाई है। जिस तरह के अगर कोई हादसा हुआ है उसमें हमें फिनेंशियली तौर पे, माली तौर पे अगर ज़्यादा नुकसान हुआ है, जिस तरह कंपनी की प्रॉपर्टी डैमेज हो गई है, लोग बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गए हैं और बहुत ज़्यादा लोग मर भी गए हैं, तो फिर हम हाई लेवल की इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अगर रिस्क लेवल ज़्यादा था जिसकी वजह से हादसा हुआ है, रिस्क लेवल ज़्यादा है, फिर भी हम हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अगर हमें नुकसान कम हुआ है तो फिर उसके लिहाज से हम मतलब इतनी हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे। सो सबसे पहले हमारे पास है मिनिमल, इमीडिएट लाइन मैनेजर एंड नॉट एक्सेसिव टाइम और एफर्ट। ये लाइन मैनेजर भी कर लेता है मिनिमल, मीन्स कि इतना रिस्क लेवल भी ज़्यादा नहीं होता, नुकसान भी इतना ज़्यादा नहीं होता, तो वो लाइन मैनेजर कर लेता है। इसमें एक्सेसिव टाइम भी नहीं लगता और एफर्ट भी हमारी कम लगती है। फिर लो है लाइन मैनेजर प्रीहैप्स विद सम सपोर्ट। लाइन मैनेजर भी यही इन्वेस्टिगेशन करता है, लो किसी से सपोर्ट लेके, वर्कर्स मुख्तलिफ जो होते हैं उसके साथ मिलजुल के वो इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। एंड मोर टाइम एंड एफर्ट इन्वॉल्व, इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है मिनिमल की निस्बत और एफर्ट भी ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। फिर मीडियम लेवल इन्वेस्टिगेशन होती है, मिडल मैनेजर विद सपोर्ट एंड सिग्निफिकेंट टाइम एंड एफर्ट। इसमें भी टाइम और एफर्ट लगती है मीडियम इन्वेस्टिगेशन में। इसमें मिडल मैनेजर इन्वॉल्व होते हैं विद सपोर्ट और दूसरे ऑफिसर्स सुपरवाइज़र इन्वॉल्व होते हैं मिडल मैनेजर के साथ, जो मीडियम इन्वेस्टिगेशन करते हैं। फिर हमारे पास है हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन। अगर हादसे में हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, प्रॉपर्टी डैमेज हो गई है, बहुत ज़्यादा बंदे ज़ख्मी हुए हैं या मर गए हैं, तो फिर हम हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन करते हैं जिसमें सीनियर मैनेजमेंट इन्वॉल्व होती है, ओवरसाइट विद टीम बेस्ड अप्रोच एंड सिग्निफिकेंट टाइम एंड एफर्ट। फिर सीनियर मैनेजमेंट जो होती है उसकी एक पूरी टीम होती है जो पूरे मामलात को देखती है और इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम और एफर्ट चाहिए होती है अगर हम हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहते हैं। सो ये है हमारे पास लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन। फिर हमारे पास है ग्रुप एक्सरसाइज। डिस्कस द फर्स्ट थिंग यू शुड डू व्हेन अराइविंग एट एन एक्सीडेंट सीन एंड देन द लेटर स्टेप्स। कंसीडर व्हाट टाइप ऑफ इक्विपमेंट यू मे नीड टू असिस्ट यू। कि जब आप हादसे वाली जगह पे जाएंगे, एक्सीडेंट सीन पे जाएंगे, तो सबसे पहले आप वहाँ पे क्या करेंगे? जब आप हादसे वाली जगह पे जाएंगे उसको डिस्कस करें, बाकी स्टेप्स तो बाद की बात है ना। सबसे पहले आप क्या करेंगे जब आप हादसे वाली जगह पे जाएंगे, इसको डिस्कस करें। सो इस क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट स्लाइड में है। बेसिक इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर। सबसे पहले जब हम हादसे वाली जगह पे हम जाएंगे, हम देखेंगे सेफ्टी ऑफ द सीन। इज द एरिया सेफ टू अप्रोच? क्या जो हादसे वाली जगह है, जो एरिया है, वो सेफ टू अप्रोच है या नहीं है? क्या हम वहाँ पे जाएं, वहाँ पे हम सेफ हैं या नहीं हैं? वहाँ पे ये हम देखेंगे सबसे पहली चीज़ कि एरिया सेफ टू अप्रोच है या नहीं है। फिर हमारे पास है इज़ इमीडिएट एक्शन नीडेड टू एलिमिनेट डेंजर? क्या हमें इमीडिएट एक्शन चाहिए खतरे को एलिमिनेट करने के लिए बिफोर कैजुअलिटीज़ आर अप्रोच्ड? जब हम कैजुअलिटीज़ को अप्रोच करेंगे, कैजुअलिटीज़ कहते हैं अमवात जो हो गई हैं, जब वो अमवात हो गई हादसे की वजह से, उनको जब अप्रोच करेंगे हम, उससे पहले हमें कोई इमीडिएट एक्शन तो नहीं चाहिए खतरे को रिमूव करने के लिए। जिस तरह के कोई इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कोई हादसा हो गया है, कोई बंदा है वो बिजली के साथ लगा हुआ है, हम डायरेक्टली तो उस फिर जो बंदे की मौत हो गई है उसको अप्रोच नहीं करेंगे ना, क्योंकि हम तो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर हैं। जब हम उसको बचाने जाएंगे, जो यहाँ उसकी मौत हो गई है, उसको बिजली के साथ उतारेंगे तो हमें भी साथ बिजली लग जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इमीडिएट एक्शन लेंगे उस खतरे को रिमूव करने के लिए, एलिमिनेट डेंजर। जिस तरह के पीछे सर्किट ब्रेकर हम ऑफ कर देंगे, फ्यूजेस निकाल देंगे ताकि इलेक्ट्रिसिटी को हम आइसोलेट कर दें, फिर हम कैजुअलिटी को
अप्रोच करें, या कोई इंसुलेटेड चीज़ें यूज़ करेंगे, लकड़ी यूज़ करेंगे, या कोई इंसुलेटेड ग्लव्स यूज़ करेंगे, इंसुलेटेड सारे पीपीज यूज़ करेंगे। सो सबसे पहले हमने देखना है कि इमीडिएट एक्शन तो नहीं हमें चाहिए खतरे को रिमूव करने के लिए, ताकि हम कैजुअलिटीज़ को अप्रोच कर सकें जो हादसे में अमवात हो गई हैं। फिर हमारे पास है कैजुअलिटी केयर। कैजुअलिटीज़ कहते हैं अमवात जो हो गई हैं उनकी हमने केयर भी करनी है, और जो लोग वहाँ पे ज़ख्मी हो गए हैं हादसे की वजह से उनको हमने फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देनी है। फिर उनको हॉस्पिटल भेज देना है, जो ज़्यादा ज़ख्मी होंगे उनको हमने हॉस्पिटलाइजेशन कर देनी है, उनको हॉस्पिटल भेज देना है। फिर आल्सो कंसीडर बाई स्टैंडर्ड्स हु मे बी इन शॉक। जो बाई स्टैंडर्ड्स हैं, जो एनी शाहिदीन है हादसे के, उनको भी हमने कंसीडर करना है, जो कि शॉक में हादसे को देख के वो घबरा गए हैं, उनको भी हमने कंसीडर करना है, उनकी सेफ्टी का भी हमने ख्याल रखना है। सो सबसे पहले ये हमने सारा काम करना है जब हमने हादसे वाली जगह पे जाना है। सो यहाँ पे हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया है। किसी भी पॉइंट की अगर आपको समझ नहीं आई, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो काइंडली फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू।